विप्रो ये एक इन्वेस्टमेंट है या फिर एक ट्रैप? देखिए, एक तरफ तो कंपनी 15,000 करोड़ का एक जबरदस्त डायबैक लेकर आई है और दूसरी तरफ उसने अपनी हिस्ट्री की सबसे कमजोर ग्रोथ गाइडेंस भी दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शेयर खरीदने का एक शानदार मौका है या फिर इसमें पैसा फंस सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सिचुएशन को समझते हैं। एक तरफ विप्रो 250 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक ऑफर कर रहा है, जो मार्केट प्राइस पर लगभग 19% का प्रीमियम है। लेकिन साथ ही कंपनी ये भी कह रही है कि आने वाली तिमाही में ग्रोथ 0 या नेगेटिव भी हो सकती है। ये एक क्लासिक मार्केट कॉन्फ्लिक्ट है और इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ करना क्या है। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें विप्रो के हालिया Q4 यानी चौथी तिमाही के नतीजों को बारीकी से देखना होगा, क्योंकि इन नतीजों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें छिपी हुई हैं। ये स्लाइड एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। बाईं तरफ है अच्छी खबर, कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू 7.7% बढ़ा है, बड़ी डील्स में 65% का जोरदार उछाल है और मैनेजमेंट का पूरा फोकस AI पर है। लेकिन दाईं तरफ बुरी खबर भी साफ है। Q1 FY27 के लिए ग्रोथ गाइडेंस -2% से 0% है, ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 17.3% पर आ गया है और पूरे साल का कोर IT रेवेन्यू 1.6% गिर गया है। तो नतीजों की इस मिली-जुली तस्वीर के बीच एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे खेल को बदल देता है, और वो है 15,000 करोड़ का सेफ्टी नेट, यानी कंपनी का बायबैक। आइए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बायबैक 250 रुपए प्रति शेयर पर है, जबकि अभी कीमत करीब 210 रुपए है। ये सीधे सीधे 19% का एक आर्बिट्राज का मौका बनाता है, और क्योंकि ये बायबैक टेंडर रूट से हो रहा है, ये स्टॉक के लिए एक मजबूत सपोर्ट या कह लें कि एक प्राइस फ्लोर बना देता है, जिससे बड़ी गिरावट का खतरा कम हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका निवेश 2 लाख से कम है, उनके लिए रिजर्व्ड कोटे की वजह से एक्सेप्टेंस रेशियो भी बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके 100 करोड़ की विश अभी पूरी करें। और अगर आप सीखने और बाजार के क्विक अपडेट्स के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए अब विश्लेषण पर वापस आते हैं और विप्रो के बिजनेस मॉडल में छिपे सबसे बड़े जोखिम को समझते हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो विप्रो की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इसकी फ्यूचर ग्रोथ पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है? विप्रो की सबसे बड़ी निर्भरता है बैंकिंग और फाइनेंस यानी BFSI सेक्टर पर, जो इसके रेवेन्यू का 33% हिस्सा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये TCS और इन्फोसिस जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा है। देखिए, इंडियन IT को समझना है तो ग्लोबल बैंकिंग को समझना ही होगा। और ये निर्भरता एक दोधारी तलवार की तरह है। जब ग्लोबल बैंक तेजी से बढ़ रहे होते हैं और टेक्नोलॉजी पर खूब खर्च करते हैं तो विप्रो को भी जबरदस्त फायदा होता है। लेकिन आज के माहौल में जब अमेरिका और यूरोप के बैंक अपने मार्जिन बचाने के लिए टेक खर्च में कटौती कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भी विप्रो को ही होता है। इस समस्या को और भी बड़ा बना रहे हैं ग्लोबल मुद्दे। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंटरेस्ट रेट में कटौती में देरी की वजह से विदेशी क्लाइंट्स अपने नॉन जरूरी टेक प्रोजेक्ट्स को टाल रहे हैं, जिसका सीधा असर विप्रो के मेन क्लाइंट बेस पर पड़ रहा है। तो अब हमने बिजनेस के जोखिमों को तो समझ लिया है, तो चलिए स्टॉक की कीमत का विश्लेषण करते हैं, फंडामेंटल वैल्यूएशन और टेक्निकल चार्ट दोनों नजरियों से। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो विप्रो लगभग 20 के PE पर ट्रेड कर रहा है। कागज पर तो ये TCS या इन्फोसिस से सस्ता दिखता है, जो 25 से 30 के PE पर हैं। लेकिन इसकी कमजोर ग्रोथ गाइडेंस की वजह से ये ग्रोथ प्ले नहीं बल्कि एक वैल्यू प्ले है। मतलब यहाँ निवेशक भविष्य में कंपनी के टर्नअराउंड पर दांव लगा रहे हैं, न कि आज की ग्रोथ पर। अगर हम टेक्निकली देखें तो चार्ट में 188 से 200 रुपए के बीच एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन दिखता है। ये वो लेवल है जहां DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। वहीं ऊपर की तरफ तुरंत रेजिस्टेंस 240 रुपए पर है, जो बायबैक प्राइस के काफी करीब है। लेकिन कंपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए कर क्या रही है?
विप्रो की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों शामिल हैं। कैपको का अधिग्रहण उन्हें सीईओज और सीएफओज के साथ सीधे कंसल्टिंग करने में मदद करता है, जबकि टॉप गियर जैसे प्लेटफॉर्म्स जनरेटिव एआई में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके महंगी बाहरी हायरिंग पर निर्भरता कम करते हैं। तो इन सभी विश्लेषणों को मिलाकर फाइनल फैसला क्या निकलता है? चलिए बुल केस, बेयर केस और संभावित प्राइस टारगेट्स पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 सिचुएशन हो सकती हैं। बेयर केस में, यानी अगर टर्न अराउंड प्लान फेल हो जाता है तो स्टॉक 165 तक गिर सकता है। शॉर्ट टर्म में ये बायबैक प्राइस 250 की तरफ खींचेगा। ज्यादातर एनालिस्ट का 12 महीने का टारगेट 265 से 290 के बीच है। और बुल केस में, अगर ग्लोबल हालात सुधरते हैं और अमरीकी टेक स्पेंडिंग वापस आती है तो हम 350 का टारगेट भी देख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष ये है, 190 से 210 रुपए का बैंड धैर्यवान निवेशकों के लिए एक हाई रिवॉर्ड लो रिस्क एक्यूमुलेशन जोन है। मतलब बायबैक गिरावट से बचाता है, जबकि भविष्य में टेक स्पेंडिंग की वापसी एक बड़ा अपसाइड दे सकती है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या शॉर्ट टर्म बायबैक आर्बिट्रेज का गेम खेलना चाहिए या फिर कंपनी की लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरी पर दांव लगाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इसने आपको विप्रो पर एक क्लियर नजरिया दिया होगा। डिस्क्लेमर: हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। यह विश्लेषण केवल शैक्षणिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।